नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इच्छा मृत्यु का अधिकार। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून या नैतिकता का नहीं, बल्कि हमारी इंसानी गरिमा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अब देखें, इस पूरी कानूनी बहस को समझने के लिए हम शुरुआत किसी भारी भरकम कानून की किताब से नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरुआत करेंगे एक असल कहानी से, हरीश राणा की कहानी, क्योंकि उनकी कहानी ही इस पूरे मुद्दे को एक मानवीय चेहरा देती है। तो हरीश राणा सिर्फ 32 साल के थे और पिछले 13 सालों से वो एक तरह से कोमा में, मतलब एक वनस्पति अवस्था में थे। सोचिए, उनके परिवार और मेडिकल बोर्ड दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अब इलाज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाने की इजाजत दे दी। बस इसी फैसले के साथ भारत में ये बहस एक बार फिर से जिंदा हो गई। तो अगर हमें अदालत के इस फैसले की गहराई को समझना है, तो सबसे पहले हमें कुछ शब्दों, कुछ परिभाषाओं को ठीक से समझना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुद कोर्ट ने किया है। क्योंकि मामला सिर्फ एक्टिव बनाम पैसिव यूथेनेशिया का नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और यहीं पर कोर्ट ने इस पूरी बहस को एक नया एंगल दिया है। देखिए, पहले क्या होता था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने को एक पैसिव यानी निष्क्रिय काम माना जाता था, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, वेंटिलेटर बंद करना भी अपने आप में एक एक्टिव यानी सकारात्मक काम है। तो फिर फर्क क्या है? असली फर्क इस बात में है कि मौत की वजह क्या बन रही है। एक्टिव यूथेनेशिया में तो एक बाहरी चीज जैसे कोई जहरीला इंजेक्शन मौत की वजह बनता है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा केस है, उसमें तो सिर्फ एक बनावटी रुकावट को हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी अपनी नेचुरल गति से खत्म हो सके। और भाषा का ये जो बदलाव है ना, ये बहुत जरूरी है। कोर्ट बिल्कुल साफ कर रहा है कि अब से भारत में यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी एक्टिव यूथेनेशिया के लिए होगा, और जिसे हम अब तक पैसिव यूथेनेशिया कहते आ रहे थे, उसके लिए सही टर्म होगा मेडिकल ट्रीटमेंट को वापस लेना या रोकना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए अब इस पूरी बहस के दिल में जो संवैधानिक सवाल है उस पर आते हैं। सवाल सीधा सा है, क्या किसी को गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान देखिए, ये इस पूरी बहस की आत्मा है। कोर्ट कहता है कि ऐसे मरीजों को एक धीमी और दर्दनाक मौत सहने के लिए मजबूर करना हमारे संविधान में जो गरिमा का आदर्श है उसके साथ मेल नहीं खाता। मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरी इंसान का गरिमा से मरने का हक हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि कोर्ट गरिमा से मरने के अधिकार को कोई अलग अधिकार नहीं मान रहा। नहीं, वो इसे जीवन के मौलिक अधिकार यानी राइट टू लाइफ का ही एक हिस्सा मान रहा है। तर्क बहुत साफ है, जब जिंदगी असहनीय दर्द से भर जाए और अंत तय हो, तो डिग्निटी से जीने के अधिकार में ही डिग्निटी से मरने का अधिकार भी शामिल है। अच्छा, ये सब सुनकर एक बहुत मुश्किल सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर कोई ये तय कैसे करेगा कि उस मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट यानी सर्वोत्तम हित में क्या है, जो खुद तो कुछ बोल ही नहीं सकता। और इस फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट एक बहुत ही खास सवाल पूछता है, और ये सवाल शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। कोर्ट ये नहीं पूछता कि क्या मरीज के लिए मरना बेहतर है। नहीं, ये सवाल नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है, क्या मेडिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ तकलीफ को एक ऐसे तरीके से लंबा खींच रही है जो बेमतलब और बनावटी है। देखिए, जिंदगी बचाने का सिद्धांत बहुत मजबूत है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। जब इलाज सिर्फ तकलीफ को कृत्रिम तरीके से लंबा खींचने का काम करे, तब जिंदगी बचाने का ये सिद्धांत पीछे हट सकता है। अब ये जो हरीश राणा का मामला है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे दशकों की कानूनी और नैतिक बहस की एक लंबी कहानी है। तो चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। अगर इस पूरे कानूनी सफर को देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जब जब हमारी संसद यानी विधायिका ने कोई कानून नहीं बनाया, तब तब हमारी न्यायपालिका, हमारे कोर्ट्स ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया है। चाहे वो 1996 का ज्ञान कौर मामला हो, या 2011 का अरुणा शानबाग का दिल दहला देने वाला केस, या फिर 2018 का कॉमन कॉज मामला, हर बार अदालतों ने ही इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने की कोशिश की है। और यही सब हमें आज की तारीख में लाकर खड़ा करता है। अदालतों ने रास्ता तो दिखा दिया, पर अब सवाल ये है कि आगे क्या?
तो देखिए, हकीकत आज ये है कि हमारे पास कोर्ट के फैसलों पर बना एक फ्रेमवर्क तो है, लेकिन इस पर कोई पक्का औपचारिक कानून अभी भी नहीं है। मतलब एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2016 में एक ड्राफ्ट बिल निकाला जरूर था, पर आज लगभग 1 दशक होने को आया है और वो बिल अब तक कानून नहीं बन पाया है। और ये सब हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, वो हमें ज्यादा लंबे समय तक जिंदा तो रख सकता है, बिल्कुल, पर सवाल ये है कि किस कीमत पर? और समाज को जीवन की पवित्रता और एक इंसान के गरिमापूर्ण अंत के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक समाज के तौर पर हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।